अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉग मॉम वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे प्री टर्म बर्थ एंड प्री मैच्योर बेबीज़ के बारे में। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर सुबुही, अ यूनानी फिजिशियन, एंड माई एक्सपर्टीज इज़ इन वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एंड ऑल्सो आई एम अ मदर ऑफ अ एक्सट्रीम प्री मैच्योर बेबी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री टर्म बर्थ। जो बच्चे अपनी डिलीवरी डेट, एस्टिमेट डिलीवरी डेट से एटलीस्ट 3 वीक्स पहले जन्म लेते हैं, यानी जो प्रेगनेंसी है वो लास्ट करती है 9 मंथ, दैट इज़ 40 वीक्स। तो जो बच्चे 37 वीक्स से पहले जन्म लेते हैं उन्हें हम प्री टर्म बेबीज़, प्री मैच्योर बेबीज़ या प्रीमीज़ कहते हैं। प्री टर्म बर्थ is a matter of a highly concern and attention because the cause of death in infants all over the world is premature delivery। और ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो इंडिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्री मैच्योर बेबीज़ के प्री टर्म बर्थ के केसेस होते हैं। अबाउट 12 to 13% जो बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं उनकी डिलीवरी प्री मैच्योरली होती है। प्री टर्म बर्थ को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, एक्सट्रीम प्री मैच्योर बेबीज़, सेकेंड वेरी प्री मैच्योर बेबीज़, एंड थर्ड मॉडरेट और लेट प्री मैच्योर बेबीज़। जो एक्सट्रीम प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं ये वो बच्चे होते हैं जो 28 हफ्ते से कम के समय में पैदा होते हैं, और वेरी प्री टर्म जो बेबीज़ होते हैं वो होते हैं 28 और 32 हफ्ते के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम वेरी प्री टर्म बेबीज़ कहते हैं। लास्टली जो बच्चे 32 to 37 वीक्स के बीच में पैदा होते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉडरेट और लेट प्री टर्म बेबीज़। और जो बच्चे 25 हफ्तों से कम के समय में पैदा होते हैं उन्हें हम नॉन वायबल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे जो नॉर्मल ह्यूमन फीटस होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो अपना कंप्लीट ग्रोथ 32 से 37 वीक्स के बीच में करता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जो लेट वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के, ये बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि इन्हीं वीक्स में जो बेबी है वो अपना फुल्ली डेवलप करता है, जो उसका वेट गेन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और उसके सारे ऑर्गन्स फिजियोलॉजिकली और फंक्शनली डेवलप करते हैं फुल्ली। और जो इनके ऑर्गन्स में जो सबसे लास्ट में डेवलप होता है वो होता है लंग्स। इसलिए जो भी बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं उनको कई बच्चों को वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है इसी वजह से। ठीक है, और इन बच्चों का जो सर्वाइवल होता है वो डिपेंड करता है बच्चों के बॉडी वेट पे और उनके जेस्टेशनल एज पे। बच्चा जितना छोटा, जितना कमज़ोर होगा उसकी कॉम्प्लिकेशंस उतनी ही ज़्यादा होंगी। अर्ली द बेबीज़ कम्स, हायर द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर हम बात करें कॉजेज़ की तो इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता, बट हाँ कुछ नोन फैक्टर्स होते हैं जो भी किसी भी वूमन को अर्ली लेबर में जाने के लिए जो रिस्क होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, सच एज सम chronic conditions like hypertension, diabetes, some kidney problems and heart problems। इसके अलावा पुअर क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, अगर किसी औरत की डाइट अच्छी ना हो या फिर उसे पूर्ण मात्रा में पोषण ना मिले तो उसके लिए भी अर्ली लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किसी औरत को लोअर जेनिटल ट्रैक्ट का रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है, उसके लिए भी ये चांसेस बढ़। जो औरतें बार बार अबॉर्शंस करवाती हैं या जिनका रिकरेंट मिसकैरेज होता है वो भी एक कॉज है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी कंसीविंग थ्रू आईवीएफ, या फिर जो औरत कंसीव करती है मोर देन वन चाइल्ड, लाइक ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए, तो उनमें भी अर्ली लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ट्रॉमा हो गया और बैड हैबिट्स हो गई लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग इनटेक एट्सेट्रा। इसके अलावा अगर किसी औरत की 2 डिलीवरीज़ के बीच में जो गैप होता है वो 6 महीने से कम है तो उसमें भी अर्ली लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक यूट्रस में फाइब्रॉइड हो या फिर सर्विक्स में या प्लेसेंटा की कोई खराबी हो तो उसमें भी ये प्री लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ कॉजेज़। इसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स की। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपको अपने लास्ट वीक्स में यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको ब्लीडिंग होती है या फिर स्पॉटिंग होती है ऑन एंड ऑफ, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा
अगर आपको लोअर बैक एक है या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, ऑन एंड ऑफ, ज़रूरी नहीं हो उसकी इंटेंसिटी हाई हो, बट अगर आपको दर्द रहता है तो ये वीक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको गंदा डिस्चार्ज रहता है या फिर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है, और 1 घंटे में ये कॉन्ट्रैक्शन 3 से 4 बार होते हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाना और कंसल्ट करना है। और जो इसका मेन जो सिम्पटम होता है वो होता है लीकिंग। जो मेम्ब्रेन जो बच्चे को कवर किए रहती है उसमें रप्चर हो जाने की वजह से लीकिंग स्टार्ट हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़्लो में होगी, वो थोड़ी-थोड़ी भी हो सकती है, तो आपको उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। वो बिल्कुल वाटरी टाइप की होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। अगर आपको इन्फेक्शन है तो हो सकता है उसमें से स्मेल आए, वरना वो ऑडरलेस होती है। ये कुछ सिम्पटम्स थे। अगर ये आपको एक्सपीरियंस होते हैं तो आपको तुरंत अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाना है और उनसे कंसल्ट करना है। लो वेट, लो बॉडी फैट, ठीक है, इनएबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, डिफ़िकल्टी इन फीडिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिफ्लेक्सेस ऑफ स्वेलोइंग एंड सकिंग। इसके अलावा जो साइंस होंगे ये प्रीटर्म बेबीज़ के, वो होंगे एबनॉर्मली पेल एंड येलोइश स्किन एंड ट्रबल इन ब्रीदिंग, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बच्चे बॉर्न हो जाते हैं उसके बाद इनकी जो केयर होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ये नॉर्मली ये बच्चे जो है आफ्टर बर्थ एनआईसीयू में रहते हैं, और उसके बाद अगर इनको अच्छी केयर मिलती है और अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं तो उसके बाद जो मेन टास्क होता है वो होता है कि उनके घर में केयर कैसे की जाती है, उनके पेरेंट्स उसके घर में केयर कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि इन प्री मैच्योर बेबीज़ की घर में केयर हम कैसे करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।